है ये सर, सुल्तान राय वाला किरदार वो कर ही नहीं सकता। अच्छा। और मैं लाख रुपए की आम फिल्में लोगों की करती थी, मेरी फिल्म 1.5 लाख में दोनों ने की। अच्छा। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा। ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि सारों के बाकियों के नाम बताया कि इकबाल कश्मीरी साहब भी उनके इश्क में हो गए थे, यूनुस मलिक साहब भी हो गए थे, नीली साहिबा के, लेकिन आपने इत्तेफाक से सारे के सारे नाम वो बताए जो इस दुनिया में नहीं है। रीमा के बारे में कोई सवाल नहीं, मैं फिल्म की कास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। वो दुश्मन जिंदा रहे में रीमा साहिबा थी, और लेकिन आपका मानना यह था कि शुरू में जब आपने उनको देखा था तो आपने कहा था कि आवाज में मिठास है, आंखों में नहीं था वो एक्सप्रेशन, तो क्या दुश्मन जिंदा रहे में फिर वो ठीक अदाकारी की उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने जिस तरह कल बताया था कि नासिर अदीब साहब का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू जो है वो बीच में अभी पूरा नहीं हुआ था, वो फ़ोन बंद करके चले गए क्योंकि उन्हें थोड़ा था कि मैं इस हवाले से भी बात नहीं करूँगा, इस हवाले से भी बात नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल हमने इंटरव्यू किया, हमने उनसे सुल्तान राय साहब और शान साहब के हवाले से बात की, हमने द लेजेंड ऑफ मौला जाट के हवाले से की, कितने स्क्रिप्ट उन्होंने लिख के रखे हुए और किस किस को दिए हुए, किन किन के लिए रखे हुए, लेकिन फिल्में नहीं बन रही, उस पर भी बात की। रीमा साहिबा के हवाले से भी बात की, लेकिन रीमा साहिबा के हवाले से उन्होंने थोड़ा अवॉइड किया जवाब देने से, और इसके साथ नीली साहिबा के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन किए। अभी हमने नादरा साहिबा के हवाले से भी पूछना था, नीली की सुपरहिट फिल्मों में नादरा की कितनी कंट्रीब्यूशन थी और कौन सी ऐसी नीली की सुपरहिट फिल्में हैं जो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्में बताई हैं जो नीली ने अदर देन मतलब नासिर अदीब के अलावा जो की हैं फिल्में, उनके बारे में उन्होंने तज़किरा नहीं किया। उसके हवाले से भी बात की और कुछ फैक्चुअल गलतियाँ थी उस हवाले से भी करनी थी, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू बीच में दरमियान में छोड़ दिया। लेकिन बहरहाल आप इंटरव्यू सुने, आपको कुछ मालूमात मिलेंगी। यस सर, आपने ज़ी एच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला है। मैं सर सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ, इतनी कामयाब फिल्म मौला जट जो दूसरे वाली आई, द लेजेंड ऑफ मौला जट, इतनी कामयाब कि उसने सारे रिकॉर्ड अगले पिछले तोड़े, ना सिर्फ पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि नई फिल्म मतलब उसके बाद नई फिल्मों में भी रिकॉर्ड तोड़ा उसने। तो दोबारा फिल्में क्यों नहीं बन रही सर मौला जट के बाद? हालांकि पुराने जमाने में आपको पता है, आप ज्यादा अच्छे जानते हैं कि जब कोई फिल्म कामयाब होती थी तो कितनी फिल्मों के इफ्तिताह हुआ करते थे। ये इसकी बाद क्या ऐसा वजह हुई है कि सर बिल्कुल ही जो पहले फिल्में बन रही थी वो भी खत्म हो गई? ये उसकी वजह ये आप देखें, कराची में कंटिन्यू एक तक से 4 फिल्में सुपरहिट हुई, जवानी फिर नहीं आने, जवानी फिर नहीं 2, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। ये सारी 4 फिल्में सुपरहिट हैं, लेकिन उस डायरेक्टर को किसी ने साइन नहीं किया। जबकि हमारे डायरेक्टर की एक फिल्म हिट होती थी 10 प्रोड्यूसर उसके पास आते थे, ठीक है जी बिल्कुल। आज ये मौला जट के बाद भी जिसने 4-4 अरब की बनी हुई हिंदुस्तान की फिल्मों को घर भेज दिया, उसके बावजूद फिल्म आज 3 साल में वो चल रही है यहाँ। तो इसलिए फिल्म नहीं शुरू हुई मेरे भाई कि ये वो दौर नहीं है। पहले जो शुरू होती थी फिल्म, उसकी वजह ये थी कि फिल्में बिका करती थी। फैसलाबाद बिक गया, सरगोदा बिक गया, मुल्तान बिक गया, अपना सियालकोट बिक गया, कराची बिक गई, सरगोदा बिक गया, सारे स्टेशन सेल हो जाते थे। जी जी। तो प्रोड्यूसर की फिल्म बनती थी उस वक्त 60 से लेकर 70 या 80 लाख रुपए में। जी जी। और 60 लाख रुपया तकरीबन उसकी बुकिंग हो जाती थी रिलीज पर। जी जी। तो 20 लाख रुपए का उसका रिस्क होता था। तो सर्किट में 300 सिनेमा था छोटे बड़े शहरों में और मेले ये वो, उनसे से उसका जो 20 लाख रुपया था वो 40 लाख रुपए की सूरत में वापस आ जाता था। इसलिए अगर फिल्म फ्लॉप भी होती थी तो प्रोड्यूसर अगली फिल्म शुरू कर लेता था। अब ये बात है, फिल्म बनती है करोड़ों में, ठीक है, करोड़ों में फिल्म बन के ना तो कोई दिखती है किसी स्टेशन पर, ना कोई बेच सकता है, क्योंकि अब ये देखिए 60 करोड़ की फिल्म थी द लेजेंड ऑफ मौला जट। जी जी। अब फैसलाबाद अगर बेचना चाहे तो कितना कोई देगा? ज्यादा 25 लाख की ऑफर लगा देगा, 30 लाख की ऑफर लगा देगा। जबकि उस हिसाब से अगर बेचना शुरू करें तो फैसलाबाद की जो फिल्म है फैसलाबाद में वो कम से कम 2 करोड़ की या 3 करोड़ की जानी चाहिए। तो 2-3 करोड़ की कौन लेगा? तो अब सारा रिस्क प्रोड्यूसर का अपना होता है, खुद लगानी पड़ती है। एक तो ये वजह है। जी जी ठीक। इतना प्रोड्यूसर करोड़ रुपए लगाकर रिस्क नहीं ले सकता। खास तौर पे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले प्रोड्यूसर थे, वो तो बिल्कुल भी फिल्म नहीं बनाएंगे। जी जी। क्योंकि उनको आदत थी लोगों के पैसों से फिल्म बनाने की। जी ठीक। वो इश्तेहार देते थे, फिल्म बुक हो जाती थी, ठीक है, और वो लोगों की बुकिंग से फिल्म बना लेते थे और चौधरी मुफ्त में बन जाते थे, जायदादें ये बना के वो चले गए। अब वो तो कभी भी नहीं बनाएंगे, उनको आदत पड़ी है मुफ्त बनी की। अब जो फिल्म बनाएगा वो जब फिजिबिलिटी बनाता है तो उसको पता ये चलता है कि अगर मैं 15 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ तो सारा रिस्क मेरा है। ऊपर से 15 करोड़ रुपए वो लगाता है
और जब शर्मे के पास जाता है वो कहता है 50% मैं लूंगा, यानी दूसरी तरफ क्यों कहने के बगैर पैसा लिए बगैर इन्वेस्ट किए वो 50% का पार्टनर बैठा होता है सामने। और जिस वक्त फिल्म सुपर भी हो जाती है तो पैसे जो है किसी को 6 महीने के बाद का चेक, किसी को 3 महीने के बाद चेक, खुद वो कैच लेते हैं। जी ठीक। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों ने डिस्करेज कर दिया प्रोड्यूसर को, लिहाजा तो नहीं शुरू करते। मैंने लेजेंड मॉर्गन के बाद 4 स्क्रिप्ट मुकम्मल करके दिए प्रोड्यूसरों को, 4 प्रोड्यूसरों को। अच्छा अच्छा। अभी तक एक ने भी शुरू नहीं की। और आपको उन्होंने एक तो मुल्क के हालात स्टेबिलिटी नहीं है और दूसरा फिजिबिलिटी नहीं है। तो शर्मा जो है ये थोड़ा सा रियायत करे पाकिस्तान। देखिए इंडिया में और बांग्लादेश में हुकूमतों ने खुद ऑर्डर कर दिए हैं कि जो मुल्की फिल्म है उससे 30% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाहर की फिल्मों से जितना मर्जी उड़े। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका। मैं चीखता रहता हूँ, हर चैनल पर ये बात करता हूँ। दूसरी मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं फिल्में शुरू हो तो उसकी एक ही जरूरत है कि हर शहर में सिनेमा हो, हर टाउन में सिनेमा हो। और वो उसके लिए है कि आप एक ऑर्डिनेंस बना दे, लॉ बना दे कि कोई भी प्लाजा जो है ना वो नहीं बन सकता जिसमें कि सिनेमा ना हो। सही, बिल्कुल ठीक। बेशक वो छोटा सिनेमा, फिर देखिएगा फिल्में कैसे शुरू होती है। और सर जिस तरह आपने बताया कि 4 स्क्रिप्ट मुकम्मल किए, तो इसमें कोई डायरेक्टर के नाम बता सकते हैं कि किस किस के किए? हाँ, एक डायरेक्टर हसन तारक साहब की बेटी राबिया हसन बोर्ड डायरेक्टर है। जी जी ठीक। और एक जो फिल्म है उसके डायरेक्टर शुएब मंसूर है। जी जी ठीक। और एक जो फिल्म है उसके डायरेक्टर अभी डिसाइड नहीं है, गामा दी ग्रेट के। और एक फिल्म के डायरेक्टर जो है वो शहजाद रफीक। अच्छा सर, एक चीज और थी, आपके जहन में आइडिया बड़े जबरदस्त आते थे। मैंने आपके मतलब फिल्में भी देखी और इंटरव्यू भी सुने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने पहली दफा विलन को हीरो के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर दिखाया। ये बड़ा रिस्की होता है कि हीरो के मुकाबले में मुस्तफा ऋषि साहब जिस तरह मौला जाट में आपने लिखा, और आपका वो आइडिया क्लिक किया। इसके बाद आपने अंजुमन को जिस तरह आपने बताया भी इंटरव्यू में, इंसानियत के दुश्मन में बगैर गाने के दिखाया और वो आइडिया हिट भी हुआ। ये आइडिया किस तरह आते थे और प्रोड्यूसर इस पे एग्री कैसे कर जाता था? क्योंकि रवायत से हटके आइडिया देना जो है वो, जिस तरह आपने बताया भी कि आगे थे इंसानियत के दुश्मन में कि आप पागल हैं कि आप अंजुमन को गाना नहीं दे रहे, तो ये किस तरह डिसाइड करते हैं सर? तो देखें, हर राइटर का अपना मकाम होता है, अपनी से होती है। अल्लाह की रहमत से जो अल्लाह ताला ने मुझे मकाम दिया हुआ है, उसमें मैं कोई भी डायरेक्टर जो होता है या कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो मेरी कहानी को रिजेक्ट करते हुए सोचता है और मैं दलील के साथ बात करता हूँ। जी जी। इंसानियत के दुश्मन में प्रोड्यूसर ने और जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि अंजुमन जो वक्त की अस्तार है, इससे कम से कम 2 नहीं तो 1 गाना तो जरूर डाले। तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा, मैंने कहा बात ये है कि जो उसका कैरेक्टर है वो गाएगी तो हुट हो जाए। ठीक है। और वो मैंने दलील से मिलवाया, लिहाजा नहीं गाना दिया, हालांकि वक्त की सुपरस्टार थी वो। तो इसी तरह लेजेंड मॉर्गन में कोई गाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरूरत नहीं थी, नहीं डाला। तो ये जो चीज है ये अल्लाह ने मुझे वो दिया हुआ है। मैं दलील से बात करता हूँ, ऐसे ठोसता नहीं हूँ मैं किसी पर। और अगर कोई मेरी बात नहीं मानता और मेरी कहानी अच्छी होती है, मुझे पता होता है कि कहानी मेरी कितनी अच्छी है, मैं फिर प्रोड्यूसर से क्या देता हूँ, ठीक है सर आप ये कहानी ना ले कोई और, मैं नहीं काम करता आपके साथ। जिस तरह मेला का आप बताते हैं कि आपने उसमें थोड़ी उन्होंने चेंजिंग की थी, तो उसके वो मेरा इंटरवल जो था वो नहीं हो सका और उसकी वजह सिर्फ मेरा उस्ताद था जिनका नाम हसन अस्करी साहब। जी जी। और मेला के बाद फिर मैंने उनके साथ कोई फिल्म नहीं की क्योंकि मैं उनका अदब और एहतराम, तो मैंने कहा जी आज के बाद मैंने नहीं करनी क्योंकि आप जिद्दी हैं और फजूल जिद्दी हैं। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप कहते हैं यही अच्छी है। तो मैंने कहा आप क्लासिकल की तरफ जाते हैं, मैं आवाम की तरफ जाता हूँ। मैं आवाम का राइटर हूँ, मैं क्लासिकल लोगों का राइटर नहीं हूँ। क्लासिकल लोग 10% है और 10% में सिर्फ 3% फिल्में देखते हैं, बाकी नहीं देखते। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, वो मेरी फिल्म को जितना मर्जी बुरा कहे। और आप देखिए आपके प्रेस में हमेशा मेरी फिल्मों को निशाना तनकीद बनाया जी, नासिर भी बदमाशी आ रहा है, गंडासा कल्चर लेके आ गया, फलां हो गया, ये हो गया, इनसे कब जान छूटेगी। लेकिन आखिरी फिल्म सुल्तान राय के साथ भी मेरी थी और वो भी सुपरहिट हुई, सखी बादशाह। और अगर सुल्तान राय आज तक जिंदा होता तो आज तक भी मेरे उन्हीं किरदारों में हिट होता अल्लाह की रहमत से। तो ये बात। और सर आपने जिस तरह 4 फिल्में आपने डायरेक्ट की और आपने शान को भी रखा, मैं तो अक्सर सर डायरेक्टर से सुनता हूँ कि शान साहब जो थे वो तंग करते थे, और आपको तंग नहीं किया उन्होंने?
तंग नहीं किया, मैं ऐसे झूठ बोलूं। प्रोड्यूसरों को जरूर तंग किया, प्रोड्यूसरों को बड़ी शिकायत है उनसे। ये एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने उनको जो दिया, उन्होंने जो मुझे देते नहीं उसके मुताबिक काम किया और कोई बदमज़गी नहीं। और सर एक अहम चीज है, जिस तरह अभी आपने बताया कि अगर सुल्तान अली साहब जिंदा होते तो वो आज भी आपके वही वाले किरदार कर रहे होते, लेकिन सुल्तान अली साहब के जाने के बाद बाकी सारे हिदायतकारों ने शान साहब को सुल्तान अली बनाया। आपने अपनी 3 फिल्मों में उनको मुख्तलिफ किरदार दिया, वो सुल्तान अली वाला किरदार नहीं दिया। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये सर, सुल्तान अली वाला किरदार वो कर ही नहीं सकता। अच्छा। और मैंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को समझाया था कि इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा ये खुद है, इसके हिसाब से रोल लिखवाएं मेरे से। सुल्तान अली आप फिल्म सुल्तान अली के लिखवाते हैं, कास्ट इसको कर लेते हैं, ये गलत बात है। और वो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं माने उसके भैया, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। सुल्तान अली के पास कोई एक्टर ही नहीं था। गुलाम दिन ओल्ड हो गए, अज़हर का वैसे डेथ हो गई और बाकी लोग भी आपको पता है इंडस्ट्री से आउट हो गए, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है करें, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि ये चलेगा नहीं, और वो नहीं चला फिर। और नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक चीज और कि आपने, जिसमें मैंने सुना भी आपका नीली साहबा के हवाले से आपने बहुत ज्यादा तारीफ की, वो है भी काबिल तारीफ थी, आपने अपनी फिल्म में उनको चांस क्यों नहीं दिया? हाँ जी, नीली साहबा को आपने अपनी फिल्म में चांस नहीं दिया? बिल्कुल। किसको? नीली साहबा को, नीली को नहीं। मैंने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था डाकू राज, उसमें नीली थी, जावेद शेख भी था। जो आपके दोनों ने मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। ओके। इसलिए फिर आइंदा मैंने नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि देखिए, जो अल्लाह ने नाम और मकाम मेरा दिया, मैं राइटर था, मेरी फिल्मों से नीली हिट हुई, जिसमें 120 की टाइटल फिल्म थी, आपके सामने मैडम बाबरी थी। जी जी। मेरी फिल्म से अल्लाह ताला ने उसको शनाख्त दी और वो टॉप की हीरोइन बनी। और मैंने जब फिल्म साइन की तो दोनों ने मेरे से वो पैसे लिए जो सजाद गुल से भी नहीं कभी दिए। ओह आई सी। और आपने दे दिए? मतलब लाख लाख रुपए की आम फिल्में लोगों की करती थी, मेरी फिल्म 1.5 लाख में दोनों ने की। अच्छा। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने पे कर दिया, लेकिन मैंने कहा इंदा काम नहीं करूंगा, मैंने इंदा काम नहीं किया। ठीक। और सर जिस तरह आपने बताया रीमा साहबा के हवाले से, बाद में फिर आपने उनसे उस पर माफी भी मांग ली। रीमा के बारे में कोई सवाल नहीं, मैं फिल्म की कास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। वो दुश्मन जिंदा रहे में रीमा साहबा थी, और लेकिन आपका मानना यह था कि शुरू में जब आपने उनको देखा था, आपने कहा था कि आवाज में मिठास है, आंखों में नहीं था वो एक्सप्रेशन। तो क्या दुश्मन जिंदा रहे में फिर वो ठीक अदाकारी की उन्होंने? दुश्मन जिंदा रहे में मेरी चॉइस नहीं थी, प्रोड्यूसर की चॉइस थी वो। अच्छा, प्रोड्यूसर की चॉइस थी। तो हालांकि डायरेक्टर तो आप थे, और आपने कहा कि डायरेक्टर तो आर्मी चीफ। इसीलिए मैंने डायरेक्शन छोड़ दी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर जो कंप्रोमाइज बहुत मांगता है। जब कंप्रोमाइज करो तो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती। अच्छी नहीं बन, क्योंकि आपने कहा ना कि आपने ये भी कहा था कि डायरेक्टर जो है आर्मी चीफ है, वो सारा कुछ अपनी बनवाता है। तो लेकिन मैंने माना ना कि मेरे प्रोड्यूसर, मैंने किसी को इल्जाम तो नहीं दिया ना उसके बाद। आज मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको मेरे जो डायरेक्शन छोड़े 15 साल हो गए। जी जी। मैंने उस वक्त मेरी फिल्में जो नाकाम हुई, मैंने कभी इंटरव्यू पे, आप मुझे एक इंटरव्यू दिखा दे कि मैंने कहा कि प्रोड्यूसर की वजह से फेल हुई। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मैं छोड़ चुका हूँ। मैं आज वो उस वक्त अगर कहता तो इल्जाम था, आज हकीकत और तारीख बता रहा हूँ। आज की लड़की बनाई तो उसमें प्रोड्यूसर ने कहा मेरा बेटा हीरो होगा, जिसको खड़ा होना नहीं आता था उसको काम देना पड़ा। फलां को भी दे दो, फलां को भी दे दो। इसी तरह दुश्मन जिंदा जब रहे तो उनकी मर्जी की कास्ट दी, तो वो गड़बड़ हो जाती है। फिर उस वक्त मैं अगर कहता तो बदमज़गी थी, मैं खामोश हो गया। मैं चलो मेरे खाते में डाल दो। अच्छा सर, एक चीज आप शायद मेरे हमें बताना भूल गए थे उसमें, क्योंकि आपने बताया भी जिस वक्त नीली साहिबा के हवाले से आपने वो किया था व्लॉग, आपने कहा था मैं बताता हूँ कि उनकी, लड़के ने पूछा आपसे कि उनकी शादी किससे हुई थी, आपने क्या मैं बताता हूँ 1 मिनट, लेकिन आपने जी शादी नीली की, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया था। नीली की जिससे शादी हुई कि उसका नाम मुझे पता ही नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो कोई साहबजादा वडेरा होगा, किसी मेरे से या आप जैसे आदमी से तो शादी नहीं होगी ना, वडेरे से होती, किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कोई करोड़पति होगा या ताजिर होगा, लेकिन उसका नाम चूंकि मेरे इल्म में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया।
अच्छा, गलत नाम बताने से बेहतर नाम बताया जाए। अच्छा, एक चीज और थी कि आपने बताया कि अब ये आखिरी सवाल होना चाहिए, मैं अपने दफ्तर में पहुंच गया आपके। जी आपको आपने 10 मिनट मांगे थे, 20 मिनट हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि सारों के बाकियों के नाम बताया कि इकबाल कश्मीरी साहब भी उनके इश्क में हो गए थे, यूनुस मलिक साहब भी हो गए थे, नीली साहिबा के, लेकिन आपने इत्तेफाक से सारे के सारे नाम वो बताए जो इस दुनिया में नहीं है, वो वाले नाम नहीं बताए जो जिंदा हैं। जो जिंदा है उनमें सूदी बाशरी है, सारे कुछ है, ये सारे आशिक थे, सारे डायरेक्टर आशिक होते, नाम बताने का क्या फायदा यार। ये तो आप ना है पूछे, इस किस्म के सवाल ना ही पूछे कर बेहतर है, क्योंकि इसमें फिर वो अगले हीरोइन की पर्सनल लाइफ आ जाती है। वो तो पर्सनल लाइफ तो आपने डिस्कस की ना उनकी सर, पर्सनल इससे सारा कुछ तो डिस्कस किया उनका। जी मैंने जिनका कर मुनासिब समझा मैंने कर दी, जिनका मुनासिब अब मैंने उसके तौबा कर दी, मैं नहीं करता अब किसी की बात। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो उनके हिस्ट्री बताओ आवाम को, उनको हीरोइन बेहतरीन साबित करो, ये करो, और अगर बात कर दो तो फिर बाद में सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है हमारी बेइज्जती होगी, हमारा ये हो गया, तो मुझे क्या जरूरत है इस किस्म के ग्रंथों में पढ़ने की। तो लोग वैसे ये सवाल नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि शायद नासिरुद्दीन साहब जिंदा लोगों को इसलिए बताते हैं कि उनसे डरते हैं। नहीं, किसी से भी नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, लेकिन जिंदा लोगों में ऐसा कोई आदमी है नहीं जो उनके इस किस्म का मुब्तला हो सिवाय जावेद शेख की, वो मैं बता चुका हूँ और के बारे में बताया नहीं मैंने जी। वो तो सर पहले से पता भी है ना, वो तो जाहिर आपने जो चीज रिवील की थी। जिन चीजों का नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, मतलब कि नहीं वैसे भी जो चीज आपको सिर्फ पता और किसी को ना पता तो नहीं बतानी चाहिए। तो ये सर ये वैसे इत्तेफाक की बात है, ये इत्तेफाक की बात है कि इतने नीली साहिबा के हवाले से आपने बताया कि तो नाज़रीन देखा आपने नासिरुद्दीन साहब का इंटरव्यू, और जिस तरीके से वो छोड़ के चले गए, मेरे ख्याल में अब वो भी यूट्यूब के चक्कर में हैं, जो कि मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब के चक्कर में होने के बाद आप एक तो बात ज़रा ऐसी बात ना करें जिसके ऊपर बाद में आपको माफ़ी मांगना पड़े, फिर आप जब रिएक्शन आता है तो आप अपनी बात को उस तरह से साबित ना कर सकें, किसी के ऊपर आपने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जिसको आप साबित नहीं ना कर सके। फिर जिस तरह मैंने इंटरव्यू के अंदर भी बात की और आगे भी करनी थी कि उन्होंने जो लोग ज़िंदा हैं उनके नाम लेने से अवॉइड किया है। आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। आप ये सवाल बनता है कि क्यों पिक एंड चूज़ है। आप जब किसी खातून का नाम लेते हैं, किसी हीरोइन का नाम लेते हैं, तो आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि किसी की इज्जत उछलेगी। किसी बंदे का नाम लेना पड़ता है तो आप कहते हैं बफ सर फिरा था, छोड़े नाम को, छोड़े वो फलाना उसका खामा था, वो छोड़े नाम को छोड़े। तो फलाना जो था आशिक जो फलाना फलाना था, नाम को छोड़ें। और उनमें से भी ज़्यादातर जो जिंदा लोग हैं उनका नाम लेने से उन्होंने अवॉइड किया। बाद में आजकल वो अपनी माफ़ी तलाफ़ी करते फिर रहे हैं, माजरत करते फिर रहे हैं, वो बयान मैंने गलत दिया। तो आप नासिरुद्दीन साहब यूट्यूब करें, अच्छी चीज़ें शेयर करें, उसके ऊपर आपका तो एक्सपीरियंस इतना है, सारी हिस्ट्री देखी हुई आपने, फिल्मों की शूटिंग के हवाले से, स्क्रिप्ट के हवाले से बात करें, शूटिंग के कोई अहवाल बताएं, कोई ऐसे दिलचस्प किस्से बताएं जिसमें ज़ाती लेवल के ऊपर जाके, फ़नी लेवल के ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद करें किसी के ऊपर कि फ़न के हवाले से, ज़ाती लेवल के ऊपर ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, दिल आज़ारी हो और बाद में फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़े। फिर राइटर जो होता है वो तो वैसे ही हसास होता है, तो उसे दूसरों के हवाले से ज़्यादा मेरे ख्याल में केयर करनी चाहिए। और जिस तरीके से ख़ुद नासिरुद्दीन साहब ने अक्सर फिल्में ऐसी बनाई होंगी जिसमें उन्होंने तोहफ़े और पता नहीं क्या क्या दिखाए होंगे, लेकिन वहाँ पे आप सब कुछ फिल्मों के स्क्रिप्ट के ऊपर आप सब कुछ अच्छा दिखाते हैं। और अदर देन आप इस तरीके से नेगेटिविटी के साथ बात करना, तो ये नाज़रीन था और फैसला आप खुद करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।